प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं उपशास्त्री अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 खंड काव्य करबक, जिनके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जैसी जी के बारे में परिचय कराना चाहता हूँ। जो जैसी जी हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि, जिनके लिए केवल जैसी शब्द का प्रयोग भी उनके उपनाम की भांति किया जाता है, यह इस बात को भी सूचित करता है कि वे जैस नगर के निवासी थे। इस संबंध में उनका स्वयं भी कहना है, जायस नगर मोर स्थानु। जैसी की किसी उपलब्ध रचना के अंतर्गत उसकी निश्चित जन्म तिथि अथवा जन्म संवत का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु अनुमानतः 15वीं सदी के उत्तरार्ध लगभग 1492 ईस्वी माना जाता है। जैसी ने कई ग्रंथों में रचे, जिनमें जैसी जी कई ग्रंथ रचे, जिनमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मोहरी, 22 इत्यादि हैं, परंतु उनके यश का आधार उसका पद्मावत ही है। पद्मावत के दोहे से पता चलता है कि सबसे जैसी जी का अपना प्रीतम उनके दाहिनी होकर प्रत्यक्ष हुआ, तब से उन्होंने बाईं दिशा की ओर से सुनना तथा उस ओर देखना भी छोड़ दिया, जिसका एक अभिप्राय यह होता है कि उनके बाएं नेत्र और कान शक्तिहीन थे। जैसी का पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्यों की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। यह उनकी धर्म भावना पर ही आधारित है। इस कारण इसमें प्रेम की साधना है। इस साधना की साधक लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर होता है। सूफी मानते हैं कि वे जीव अपने प्रिय अल्लाह से बिछड़ गए हैं, इसलिए वे अपने प्रिय से मिलने के लिए तड़पा करते हैं। प्रिय से मिलने की जैसी अधिक तड़पने और छटपटाहट उसमें होती है, उतनी ही सफल उनकी साधना होती है। इसीलिए उनके काव्य का चरमोत्कर्ष उनके वियोग वर्णन में ही सन्निहित है। हिंदी में सूफी कवियों की जो रचनाएं मिलती है, उन सब में यही विशेषता पाई जाती है। इस विशेषता के सम्यक निर्वाह के लिए वे कल्पित अथवा प्रेमाख्यान कहते हैं। पद्मावत की कथा के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप के राजकुमारी पद्मिनी के विवाह संबंध की कथा पूर्वार्ध और अलाउद्दीन चित्तौड़ आक्रमण
करने आदि की कथा उत्तरार्ध में आती है। इन दोनों को एक में गूंथकर जयसी जी ने जो कथानक तैयार किया उसमें प्रेम के लोक पक्ष तथा अध्यात्म पक्ष का इतिहास और कल्पना का, समाज नीति और राजनीति का, भारतीय महाकाव्य शैली और फारसी की मसनवी शैली का, भारतीय आचार विचारों और मुसलमानी आचार विचारों तथा भारतीय अद्वैतवाद का एक साथ भूतपूर्व समन्वय पाया जाता है। जयसी की सफलता इस बात की है जयसी जी की सफलता इस बात में है कि उन्होंने रचना शैली की इस नवीन धारा को अपनाकर एक सुंदर कृति प्रस्तुत की जो आगे के लिए नमूना बन गया। जयसी जी की भाषा ठेठ अवधि है, जन की भाषा है। काव्य के क्षेत्र में उनका उद्देश्य जीवन की मार्मिक अनुभूतियों का चित्रण कर किसी आदर्श की स्थापना करना नहीं है, बल्कि परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाना है। इस मार्ग तक पहुंचने के लिए कवि विरह की अग्नि को चुनता है। मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक, गूढ़, आशाओं वाला और महिमामय है। यहाँ प्रस्तुत के प्रथम करवक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन का प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमा मंडित करते हुए रूपों से अधिक अपने गुणों की ओर ध्यान खींचते हैं। द्वितीय करवक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताता है। वे कहते हैं कि उन्होंने रक्त की लई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। अब हम प्रस्तुत कविता करवक की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक जो सिलेबस में है, दो भागों में, अर्थात दो पद हैं। प्रथम में एक आँख होने पर भी मुहम्मद ने काव्य गुना है, जिसमें वह काव्य सुना वही मोहित हो गया। प्रथम काव्य में कवि का कहना है कि विधाता ने चंद्रमा के समान जो संसार में बनाकर कलंकित कर दिया, पर वह प्रकाश ही करता है। एक आँख ही उसे संसार सूझता है। नक्षत्रों के माध्यम में सूर्य की तरह वह उदित है। तब तक जब तक आम में नुकीली डभ नहीं होता, तब तक उसमें सुगंधित नहीं बसती।
विधि ने समुद्र में पानी के खड़ेपन का दोष किया है, तभी तो वह स्वर्णगिरी होकर आकाश तक ऊंचा हो गया। जब तक धरिया में मैल नहीं पड़ता तब तक कच्ची धातु में कंचन की चमक नहीं आती। कवि का वह एक नेत्र दर्पण के समान है और उसका भाव निर्मल है। वह स्वयं कुरूप है, पर सब रूपवान उसके पांव पकड़कर चाभ से उसका मुंह जोहते हैं। यही प्रस्तुत प्रथम पद का सारांश है। द्वितीय पद में मुहम्मद कवि ने यह काव्य रचकर सुनाया। जिसने सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इस प्रेम कथा को कवि ने रक्त की लेह लगाकर जोड़ा है। उसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है और मन में यह समझकर ऐसा कवित्व रचा है कि शायद जगत में यही निशानी बची रह जाए। कहा है कि रत्नसेन जो ऐसा राजा था, वहाँ है वह सुगा। मन कहाँ है वह सुगा जो ऐसी बुद्धि लेकर जन्मा था? कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान? कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मिनी की साह में बखान हुआ है? और कहाँ है वह सुंदरी रानी पद्मावती? यहाँ अब कोई नहीं है। जिसका वर्णन किया गया है वह तो यहाँ कोई नहीं है, बल्कि यश के रूप में कहानी रह गई। फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं, पर उनकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। किसने इस जगत माने संसार में घोड़े के लिए अपना यश नहीं खोया? अर्थात बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह कहानी पढ़ेगा, मैं 2 शब्द कहता हूँ, वह हमें याद है। इसी तरह इस कहानी का सारांश यही है। अब प्रथम पद में कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों करती है? कवि अपने एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए करता है कि वह अपनी आंख से जो देखता है उसे सच्चे रूप में प्रस्तुत करता है। उसका भाव निर्मल है। एक आंख होने पर भी वह काव्य लिखता है। उस एक आंख को कलंक नहीं मानता, बल्कि जिस तरह से 2 आंखें से भी संसार दिखाई पड़ता है, उसी तरह एक आंख से भी दिखाई देता है। इसीलिए कहा आंख को दर्पण की तरह स्वच्छ मानता है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है। यही नहीं, वह कुरूप दिखने पर भी अपरूपवान उसके पांव पकड़कर चाव से उसका मुंह देखते हैं। कारण साफ है कि उसका भाव दर्पण की तरह निर्मल है और भाव
आँख द्वारा ही हृदय में उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आँखें क्या हैं, ये तो हृदय का झरोखा है। इसी तरह इस पद का सारांश है जो मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ। कि आगे फिर दूसरे दिन। धन्यवाद।